नमस्कार। हिजबुल्लाह, अभी ईरान में जब वार्ता होती है अमेरिका से या दूसरी चीज़ों पे बात होती है तो लेबनान और इज़राइल के बीच बातचीत की बात चलती है, युद्ध विराम की बातचीत करती है और इस बातचीत के बीच में हिजबुल्लाह का बार बार जिक्र आता है। हमारे लिए भी ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उस फ्रंट पे ईरान और इसकी लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं, अभी शांत पड़ी है, लेकिन इज़राइल के साथ हिजबुल्लाह कैसे उसका मुकाबला कर रहा है और क्यों इज़राइल के लिए वो सिर दर्द बना हुआ है और इज़राइल कौन सी टेक्निक अपना रहा है जिससे वो हेडलाइंस तो खींच पा रहा है लेकिन जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। हम सरल तरीके से पूरी बातों को समझेंगे, उनके अंदाज को समझेंगे, उनकी शैली को समझेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें साफ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारी गलतफहमियां हैं हिजबुल्लाह को लेके। आधे लोग तो ये समझते हैं वो कोई आदमी है, हिजबुल्लाह कोई एक आदमी है वो बस। तो अभी मैंने हेडलाइन देखी बड़े बड़े अखबारों में, हिजबुल्लाह का साथी मारा गया। समझ रहे हैं, हिजबुल्लाह मारा गया, इस टाइप की हेडलाइन। जो फेक न्यूज़, आपको पता है ना, रात को 11 के बजे के आसपास यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव आते हैं और वो लाइव सारे नामी चैनल, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, सारे नामी चैनल जो गोदी मीडिया चैनल हैं, वो एक फेक न्यूज़ सनसनीखेज चलाते हैं लाइव। उसमें लूप में कोई खबर चला देते हैं और वो लाइव चलती रहती है फेक न्यूज़ के नाम पे। और यूट्यूब को वैसे तो इसको बैन कर, इस पर प्रतिबंध लगा, ये सब रोज़ चलता रहता है, यहाँ स्ट्राइक दे, 4 PM बंद कर दिया, फलां बंद कर दिया, लेकिन ये तमाशा रोज़ चलता है। उसमें भी हेडलाइन लगा हुआ था कि हिजबुल्लाह का साथी मारा गया। तो ऐसा लगता है उनको कि हिजबुल्लाह कोई आदमी है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी है साउथ लेबनान में और हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी। अब ये हिजबुल्लाह क्या है, वहाँ क्यों है? दरअसल इतिहास आप जानते ही हैं, नहीं जानते हो तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन को, फ़िलिस्तीन मतलब समझिए पहले जैसे हम भारत थे वैसे पहले फ़िलिस्तीन होता था। जिस वक्त 1947 में हमारे साथ अंग्रेज़ों ने हमको 3 देशों से घेर दिया, एक तरफ कश्मीर ये बना दिया पाकिस्तान, दूसरी तरफ बना दिया बांग्लादेश, यानी दोनों तरफ एक एक मुस्लिम देश, बीच में एक हम। और आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम की खाई कितनी गहरी खोद दी थी 1857 के बाद से। बहुत सारे लोगों ने उसमें उनको सहयोग किया, सावरकर का भी नाम आता है और भी लोगों के नाम आते हैं, जिन्ना का भी नाम आता है। खैर, तो दो तरफ से हमको घेरा और तीसरी तरफ का स्कोप छोड़ दिया। स्कोप ऐसे छोड़ दिया कि कश्मीर को पाकिस्तान से कब्जा करा के ऊपर से कश्मीर भी ये ले लेंगे, फिर भारत को हम खाएंगे, चारों तरफ से लड़ाएंगे और भारत को हमेशा दबा के रखेंगे ताकि वो सहायता के लिए अंग्रेज़ों के पास भागे। कश्मीर को कानून बना दिया कि कश्मीर की रक्षा करने के लिए भारत की सेना नहीं जा सकती है। और तब जाके ये हुआ कि भैया हमको तो आपकी मदद चाहिए भारत की, तो एक काम करते हैं, हम आपके विलय कर देते हैं। तो घोषित तौर पे एक विलय किया गया ताकि नेहरू जी उसकी रक्षा कर सके पाकिस्तान की सेना से, जो कबायलियों के रूप में घुसी थी। लेकिन हम कश्मीर के इतिहास में अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं इज़राइल। इज़राइल में भी यही हुआ था कि जो फ़िलिस्तीन था उसको 3 तरफ से घेर दिया गया यहूदियों के इज़राइल से। और यहूदियों का जो इज़राइल के जियोनिस्ट थे उनका एक इतिहास बड़ा ख़तरनाक था, यहाँ तक कि वो अंग्रेज़ों को भी दांतों तले, जिसको कहते हैं लोहे के चने चबवा चुके थे। उसकी भी हिस्ट्री है, उसमें भी वीडियो है। तो धीरे धीरे करके भारत में चूँकि हमारी सरकार स्ट्रांग थी तो उसने पाकिस्तान के भी 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, कश्मीर भी बचा लिया, वगैरह वगैरह। और वहाँ पर उल्टा हुआ, इज़राइल फ़िलिस्तीन को दबाता चला गया। अभी हिजबुल्लाह का जो मेन मिशन है वो ये है कि इज़राइल के कब्ज़े से फ़िलिस्तीन को छुड़वाना या फ़िलिस्तीन की मदद करना। और हिजबुल्लाह लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, साउथ लेबनान में उसका काफ़ी प्रभाव है और वो संसद में वहाँ पर उसके सदस्य भी हैं, चुनाव लड़के जीत के जाते हैं।
तो हिजबुल्लाह को कोई आदमी कुछ आतंकवादी संगठन कह देते हैं, वो मिलिशिया भी है, क्योंकि ये वो मानते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है। जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ था लेबनान में, उस दौरान वो उभर के आए थे और उन्होंने, जनता ने उनको ताकत दी। जब गाज़ा में अत्याचार, नरसंहार और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उस दौरान हिजबुल्लाह दुनिया की अकेली ताकत थी, या फिर थोड़ा सा हूती, जो गाज़ा के लिए खुल के लड़ रहे थे। इन्होंने मिसाइल, रॉकेट सब छोड़े हैं इजराइल के ऊपर, यहाँ तक कि ईरान भी खुलकर सामने नहीं आया था गाज़ा के लिए। जिसको कहता है ना, जिसको युद्ध तब करना चाहिए था, ये गुनाह है ईरान का, जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ रहा था। अब हम ये समझते हैं कि हिजबुल्लाह आज कैसे लड़ रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, और उसने उस रणनीति को कैसे बदला, और कैसे पूरा का पूरा जो मोसाद से लेके और इजराइल का पूरा नेटवर्क है उसका तोड़ निकाल लिया, और कैसे रोज़ इजराइल पे हमले करता है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी हम बाकी बातें इसके बारे में करते हैं। अब हम समझते हैं कि हिजबुल्लाह कैसे लड़ रहा है लगातार इजराइल जैसी महाशक्ति से। आपको याद होगा कि जब हिजबुल्लाह ने पिछली बार, हिजबुल्लाह के बारे में मैंने बताया था कि बहुत सारे मिसाइल, रॉकेट हैं और वो ईरान को तगड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं और इजराइल को सबक सिखा सकते हैं। ईरान हिजबुल्लाह की मदद करता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान की तरह जो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनका साथी है। जब गाज़ा में अत्याचार शुरू हुए, काफ़ी समय तक हिजबुल्लाह ने हमास का साथ नहीं दिया, लेकिन जब देखा कि अब इजराइल जो है वो हद कर रहा है, तो हिजबुल्लाह उतरा। तो आपको याद होगा कि कैसे मोसाद ने चाल चल के सारे पेजर हिजबुल्लाह के जो थे उनको ब्लास्ट करवा दिया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, उनके नेताओं पे बम गिरा के बहुत सारा नुकसान उनको पहुंचाया था। उनके हथियार भी नष्ट उस समय कर दिए थे। हिजबुल्लाह फिर से उठ के खड़ा हुआ। पहली चीज़ ये समझेंगे कि ये कैसे खड़ा हुआ और उसके पास ये हथियार कहाँ से आए। तो हिजबुल्लाह कोई छोटी ताकत नहीं है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक बड़ी मिलिशिया फोर्स है जो पूरी तरह से इनका बैंड बजा के रखती है इजराइल का। सीरिया एकदम लेबनान की सीमा से लगा हुआ है। सीरिया के बाईं तरफ ऊपर लेबनान है और नीचे इजराइल है। दमिश्क, आपने नाम सुना होगा, दमिश्कस, दमिश्क, वहाँ के एयरपोर्ट तक सारे के सारे हथियार, उनकी तैयारियां पहुंचती हैं, और वहाँ से बसता है करीब 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का सफ़र लेबनान की सीमा तक। ये 75 किलोमीटर का सफ़र दमिश्क में एयरपोर्ट पे कंसाइनमेंट उतरते हैं। कंसाइनमेंट उतरने के बाद घरों के अंदर और इमारतों के अंदर जाते हैं सीरिया की, और इन इमारतों के अंदर से कुछ टनल्स हैं जो करीब 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी हैं। बड़ी टनल हैं जिनके अंदर ठंडक का इंतज़ाम है, जिनके अंदर बिजली का इंतज़ाम है, सब कुछ है, सुविधा संपन्न टनल हैं। इन टनल्स के अंदर हथियार भरे हुए हैं, और इन्हीं टनल्स के ज़रिए हथियार आते हैं हिजबुल्लाह के पास लेबनान के अंदर। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता? तो हुआ यह है कि कुछ टनल अभी हाल में सीरिया की सरकार ने, वहाँ की सरकार ने इजराइल से संबंध अच्छे बनाने के नाम पे या किसी भी नाम पे हाल में पकड़ी हैं, उनको एक्सपोज किया। उससे पता चला कि बॉर्डर पे यहाँ पर असंख्य टनल हैं, लंबी लंबी हैं, और उनके अंदर हथियार बड़ी मात्रा में छिपे रहते हैं। तो ये तो हो गया हथियार का सोर्स। दूसरा, भूमध्य सागर से भी काफ़ी हथियार समुद्र के ज़रिए मंगवाए जाते हैं। दोनों जगह हथियार आने का सोर्स अभी तक जो वेस्टर्न मीडिया क्लेम करता है उसके हिसाब से ईरान है। ईरान इनको हथियार भेजता है। पहली चीज़, इस हथियार का इस्तेमाल ये कैसे करते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तकनीक ईरान अपना रहा है वही तकनीकी ये भी अपनाते रहे हैं। इनका एक कंबाइंड
अटैक होता है, जिसके अंदर पहले ये बहुत सारे ड्रोन भेजते हैं और ड्रोन उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जब इंगेज कर देते हैं, वो उलझ जाता है इन ड्रोन से में। उसके बाद ये अपने रॉकेट या अपनी मिसाइल छोड़ के इजराइल के अंदर अपने लक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। पहला ये तरीका। और इस तरीके से पूरी तरह से देखा जाए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हुए भी नष्ट हो चुका है। उसी का फ़ायदा उठा के ईरान ने भी नष्ट किया और पूरी तरह से वहाँ के बर्बादी के मंजर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उनके दावे पता चलेंगे। इसके साथ साथ वो छिप कर हमला भी करने में, चूंकि ये गुरिल्ला वॉर पे आ गए हैं। पहले क्या होता था कि इनके बड़े बड़े बैरेज होते थे। बैरेज मतलब रॉकेट बैरेज, मतलब ऐसे कि अगर इनके पास रॉकेट हैं तो बड़ा सा एक लगा हुआ है ट्रक के ऊपर, उसके अंदर 100 रॉकेट हैं और धड़ाधड़ ये उसे फायर करते थे। तो इनके जो रॉकेट चलाने के बड़े सेटअप थे उनको इजराइल ने नष्ट कर दिया, क्योंकि इजराइल के पास मोसाद जैसा जासूस है। तो जासूसी के जरिए ये पता लगा लेते थे। इन्होंने कहा बेटा ठीक है, तुम ये भी पता लगा लेते हो, वो भी पता लगा लेते हो, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया कि इन्होंने एक साथ ये जो बॉरेज इनके 200 रॉकेट की जो ये करते थे बौछार, उसकी जगह इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बैरेज बनाए और उनके साथ ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। ये 2006 में जब इनके पास होते थे तो बड़े बड़े होते थे, यानी इन्होंने जो बड़ी सेनाएं होती हैं उसके मुकाबले जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ईरान कर रहा है, उसके मुकाबले इन्होंने ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जो स्कैटर्ड हो, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई हो। इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा हथियार है FPV, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। अब ये क्या होते हैं? अब होने को तो इसकी बहुत सारी परिभाषा हो सकती है, लेकिन अपन तो सरल बातें हैं, सरल समझें, सरल समझाओ भैया, समझ में आना चाहिए। और दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी सरल एक्सप्लेनेशन से शुरू होती है सर। तो इसमें क्या है, आप जैसे शादी में होता है ना, आपने देखा होगा शादी में आदमी ड्रोन चला रहा है, आजकल ड्रोन का तो बड़ा चलन हो गया, लोग बच्चे भी खरीद ले रहे हैं फोटोग्राफी के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ड्रोन आपका कहाँ जा रहा है, आप नीचे स्क्रीन पे देखते रहते हो और गाइड करते रहते हो, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। इनके जो ड्रोन हैं वो भी ऐसे ही हैं, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, यानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और वहाँ से ये गाइड करके एकदम प्रिसाइज अटैक करते हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया है जिसके अंदर इजराइल के सैनिक वहाँ पर लेबनान की सीमा में, साउथ लेबनान के इलाके में एक जगह पे घायल सैनिक को लेने आए हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए और हिजबुल्लाह के ड्रोन उस पर अटैक करते हैं। वीडियो में लगा रहा हूँ, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ड्रोन उड़ते हैं एकदम ज़मीन के आसपास, नीचे नीचे, रफ्तार भी कम है क्योंकि आप आदमी देख के चला रहा है तो एकदम उड़ के तो चलाएगा नहीं, एक रफ्तार तय होगी 100-150 की। वो इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता इजराइल का कोई भी सिस्टम, धड़ से उड़ा देते हैं। लेकिन फिर भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन रिमोट के और ड्रोन के बीच में एक रेडियो सिग्नल है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अगर आप रेडियो सिग्नल जैम कर दोगे तो फिर ऐसे ड्रोन नहीं चल पाएगा। इजराइल यही कर रहा है। तो इजराइल जब ये करता है तो उन्होंने एक और तरीका निकाला और वो तरीका है FPV ड्रोन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑप्टिक फाइबर कंट्रोल्ड। कैसे होते हैं ऑप्टिक फाइबर कंट्रोल FPV ड्रोन? ये क्या काम करते हैं? इसके साथ में ड्रोन के साथ तार लगी होती है। हाँ, तार लगे हुए ड्रोन आपने देखा होगा, बहुत सारे खिलौने हमारे ऐसे होते थे पहले जब वायरलेस नहीं आते थे कि उसमें एक तार लगी होती थी, आप हवाई जहाज जुड़ाते थे, वो तार लगा हुआ उसके साथ में। रिमोट वाली कार थी, तार से जुड़ी होती थी, तो ये तार के साथ जुड़े हुए। तो अब मैंने आपको एक ऑप्टिक फाइबर तार के बारे में पिछले दिनों बताया था कि बाल के बराबर पतला होता है। तो ये 10-10, 20-20 किलोमीटर लंबे तार की लच्छी होती है, ऐसे करके स्प्रिंडलर्स उससे जुड़े होते हैं और ये ट्रकों की या किसी की भी छत पे रखे हुए हैं। अब ड्रोन इन्होंने उड़ाया और ड्रोन का जो संचार हो रहा है वो तार के जरिए हो रहा है, ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए हो रहा है। तो अब जैमर काम नहीं करेंगे
और इस तरह से ये आपको याद होगा रूस के अंदर यूक्रेन ने ऐसे ही हमले किए थे ऑप्टिक फायर केबल वाले से। इससे 20 किलोमीटर दूर तक जाके फिजिकल तार से कंट्रोल करके इजराइल के जैमिंग सिग्नल को चकमा देते हुए वो बाकायदा ब्लास्ट कर रहे हैं। ये सब आत्मघाती ड्रोन हैं। ये जाते हैं, कोई बम बम नहीं गिराते हैं, खुद ही गिर जाते हैं बम बन के, भैया लो हम ही बम है भाई साहब। अब क्या होता है कि इस ब्लास्ट होता है, इनके अंदर बारूद, इनके ऊपर अंदर बारूद रहता है, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 100 किलो, ईरान के डोर जैसे हमने सुना है। तो क्या हुआ कि अभी हाल में 26 अप्रैल को टेबैक में आईडीएफ सैनिकों पे हमला होता है और वो इसी तरह के ड्रोन से होता है। और खुद हिजबुल्लाह ने इसका फुटेज जारी किया ये बताने के लिए कि देखो भाई हम इनको ऐसे मार रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये भी इनके पास हैं। अगर आप, क्योंकि ये टैंक घुसाए थे अभी इजराइल ने, आपको याद होगा, तो जब टैंक घुसते हैं तो एक गाइडेड मिसाइल छोड़ते हैं, उसको भी ऑपरेटर बाकायदा कंट्रोल कर रहा होता है और कई सारे मार्केवा टैंक और नेमेर आईएफवी पर इस्तेमाल करके उनको उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने। टैंक उड़ा दिया भाई साहब। ऐसा होता है सटीक, जो टैंक का ऊपर वाला ढक्कन होता है ना, एकदम वहीं पे जाके वो आदमी कंट्रोल कर रहा है एकदम निशाने से। उसने डेमो वाले वीडियो जारी किए कि कितना सैनिक के पास से ड्रोन जा रहा है, ये देख रहे हैं कि मैं यहां से निकल के सैनिक के पास से निकल के जाता और जाके अटैक कर देता है दुश्मन के सैनिक के बगल से निकल के। तो ऐसे ये टैंक उड़ा रहे हैं उसके। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर ये इतने चालाक हैं, चतुर हैं, तो भाई साहब इतनी बड़ी लड़ाई में आप बता रहे हो कि इजराइल का इन्होंने ये नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया, तो खबर तो ये आती है 350 मार दिए, उतने मार दिए। तो हो ये रहा है कि इजराइल की फौजें इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं, इतनी कुंठित हो गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे डील करें। सारे सैनिक परेशान हो चुके हैं। और ऐसे में आप सोचिए, इनकी सेना जा रही है, इजराइल की सेना, और गाड़ी के नीचे लगा दिया बम, गाड़ी के नीचे, टैंक के नीचे लगा दिया बम। वो चलते हैं, उड़ जाते हैं, कहाँ से आएंगे? और इनकी जो टुकड़ियां हैं वो 4-4, 5-5, 6-6 सैनिकों की, इससे ज़्यादा नहीं है। 6 लड़ाके, 7 लड़ाके, 8 लड़ाके, बस। वो सब अलग अलग रहते हैं, ये चक्कर भी नहीं। अब आप कर लो जासूसी, पहले बड़ी जासूसी करते थे, उन्होंने जासूसी का तोड़ ही निकाल लिया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में लेबनान में नागरिकों पे हमले कर रहे हैं, क्योंकि बैरूत जो है लेबनान की राजधानी, वहां पर तो हिजबुल्लाह के होने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने 350 लोग मार दिए और बोल दे उसमें हिजबुल्लाह वाले थे। जब मार दो तो बोल दो हिजबुल्लाह वाले थे। और आपको मैं बताऊं कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था पीटर टील वाला, कि कैसे पीटर टील अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए इजराइल के सॉफ्टवेयर से हमले करा रहा है। मतलब ये जो युद्ध हो रहे हैं इसमें हमले इंसान नहीं कर रहे हैं, ये अपना एल्गोरिदम कर रहा है। इसीलिए इनको कहीं से कोई जासूसी मिलती है, कहीं से टिप ऑफ मिलता है, तो ये अपने आप ही सिस्टम के अंदर चला जाता है, अपने आप ही कंप्यूटर उसके हिसाब से हमला कर देता है। इसीलिए आपने देखा स्कूल पे हमला हो गया ईरान में, क्योंकि वहां आदमी का दिमाग लग ही नहीं रहा है। और बनाने वाला आदमी कौन है? पुराना मोसाद का साथी, एप्स्टीन का साथी, और तो और ऐसा आदमी जिसने CIA की फंडिंग से कंपनी खड़ी की, वो पीटर टील, डोनाल्ड ट्रंप का सरपरस्त और सबसे बड़ा दोस्त। और वही आदमी इजराइल के लिए भी हथियार बना रहा है। और उसी ने गाजा में कत्लेआम जितने भी हुए, उसी के AI और एल्गोरिदम से हुए हैं। विवेक नहीं होता मशीन में, और कंप्यूटरों के जरिए हमले हो रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नागरिकों के ऊपर हमले करना, बच्चों के ऊपर हमले करना, अस्पतालों के अंदर हमले करना, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। और इन आरोपों में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। और जब बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो और बवाल होता है। लेकिन हालत ये है कि साउथ लेबनान के अंदर इजराइल की छक्के छुड़ा रखे हैं हिजबुल्लाह ने। ये टैंक लेके घुसते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके घुसते हैं, और अचानक कब इनके ऊपर हमला हो जाएगा पता नहीं चलता। मैंने आपको बताया था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा IED, ये क्या होता है? बम प्लांट कर देते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये क्या करती हैं? ये होममेड बम है, घर में बना लो, जैसे हमारे यहाँ भी बना लेते हैं, लाल किला कांड हुआ था।
और उसमें क्या करते हैं कि जो हिजबुल्लाह टैंक और गाड़ियों के नीचे लगाता है और उड़ा देता है उनके सैनिकों को। कई सैनिक घायल हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि 3-4 लड़ाकों की इनकी गोरिल्ला का वो होती है और ये किसी इलाके को कब्जा नहीं करते हैं, सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम आ गए हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, बात खत्म। हमारा ये नहीं कि हम यहाँ तक, अब हमारी ज़मीन है, अब हमारे तक ज़मीन यहाँ तक है, ना, तुम यहाँ घुसोगे मरोगे, बात खत्म। सैनिक परेशान है कि करें क्या। और एक सबसे बड़ी बात, ये इनका जो वारफेयर है दुनिया में कहलाता है एट्रिशन वारफेयर। ये क्या होता है? मतलब लड़ा लड़ा के थका दो, घिस दो सामने वाली सेना को। और जब ये घिसाव की लड़ाई होती है तो हथियार और मोरल दोनों खत्म हो जाते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ यही किया। उसके महंगे महंगे हथियार, एक ड्रोन उड़ा देते थे, पता चला ये कुछ लाख रुपए का ड्रोन है, उसके ऊपर वो मिलियंस की मिसाइल छोड़ रहे हैं और फिर छक जाते हैं। इनके साथ क्या हो रहा है? ये भी यही हो रहा है, कभी भी सैनिकों को मार देते हैं, कुछ मार देते हैं। उस वजह से ये परेशान हो गए हैं। अब हो ये रहा है कि एक बफर जोन बना हुआ है ताकि इजराइल जो है, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह हमले ना कर सके। अब बफर जोन को मेंटेन करना है, तो इजराइल की दिक्कत भी ये है कि अगर वो बफर जोन को मेंटेन ना, जैसे ही वो बफर जोन में घुसता है अकेला पड़ जाता है। वो एनक्रोच तो करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पूरी तरह से एक बड़ा का बड़ा, पूरा का पूरा देश इजराइल फंसा हुआ है। इस वक्त याद कीजिए, जब लड़ाई चल रही थी ईरान के साथ में, हिजबुल्लाह लगातार बराबरी से साथ दे रहा था। कोऑर्डिनेटेड अटैक होते थे कि हिजबुल्लाह बोलता था कि मैं करूंगा इधर से, और मैंने डाला और उनका एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज किया, तुम बड़ी मिसाइल मार देना तेल अवीव पे, तुम हाइफा पे मार देना, इस तरह से। और इस सब के बीच में सबसे बड़ी तस्वीर जो निकल के आती है वो ये है कि ईरान युद्ध ना हुआ होता। और मीडिया, बैरूत का मीडिया कुछ भी नहीं है, लेबनान की मीडिया कुछ है ही नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इजराइल के साथ पूरा वेस्टर्न मीडिया है, इजराइल का अपना भी मीडिया है, जेरूसलम पोस्ट है, ये वो तमाम सारी हैं, हारेड्स है, बहुत है। तो इनकी खबरें नहीं आ पाती हैं। उनका जो लोकल मीडिया भी है लेबनान का, वो उनकी अपनी भाषा में है, थोड़ा बहुत फ्रेंच भाषा में खबरें आती हैं। तो ये जिस तरह से पूरा इन्होंने ईरान को, माफ़ कीजिए, इजराइल को रोक के रखा हुआ उसकी हद में, और हर रोज़ 2 थप्पड़ लगा रहे हैं, और इस सिलसिला चले आ रहा है जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले से। इस कहानी का हमको पता ही नहीं चल पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चला होगा कि हिजबुल्लाह जो है वो, उनकी लड़ाई एक छोटी मोटी और इग्नोर कर देने वाली लड़ाई नहीं है। ये तगड़ा मुकाबला है जो आसान नहीं है इजराइल के लिए जीतना। और इस बात तो ईरान उसका खुल के साथ दे रहा है, ये और बड़ी बात है। अगर वीडियो में कुछ जानकारियाँ आपको नहीं मिली हों, जो पहले आप नहीं जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।